हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीपीए क्लासेस। और आज हम फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना हिस्ट्री का लेक्चर। तो आज हम जो हमने कल पिछले वीडियो में जो हमने किया था उसके आगे वाले हम टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हमारा टॉपिक है पार्ट फर्स्ट ही हमारा पार्ट हमारा फर्स्ट है ईंट मनके और अस्थियाँ। ठीक है, ईंट मनके तथा पार्ट हमारा फर्स्ट है ईंट मनके और अस्थियाँ। और इसी क्रम में हम आगे देखने वाले आगे का हमारा टॉपिक है मोहनजोदड़ो। आज का हमारा टॉपिक है मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो ये हड़प्पा का स्थल सबसे ये सबसे प्रसिद्ध स्थल था, लेकिन सबसे पहले खोजा गया स्थल था हड़प्पा। मोहनजोदड़ो की अगर हम बात करें तो उससे पहले हम जान लेते हैं मोहनजोदड़ो। इसकी खोज 1922 में राखल दास बनर्जी ने की थी। किसने की थी? राखल दास बनर्जी ने की थी। सिंध नदी के किनारे है, ठीक है ना, ये सिंधु नदी के किनारे है ये मोहनजोदड़ो। इसकी खोज राखल दास बनर्जी ने की थी। हम बात करने वाले मोहनजोदड़ो जो एक शहरी नियोजित केंद्र के रूप में, ठीक है ना, एक शहरी नियोजित केंद्र के रूप में बात करेंगे इसकी आज हम। हड़प्पा की जो बस्तियां था वो पूरी तरीके से नियोजित बस्ती थी, उसी का एक उदाहरण है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो के रूप में हम जानेंगे किस तरीके से हड़प्पा की जो बस्तियां थी पूरी तरीके से नियोजित बस्ती का रूप थी। ठीक है ना, तो ये इसी क्रम में हम जानेंगे कि किस तरीके से बस्ती निर्माण का काम भी किस प्रकार से किया जाता था। ठीक है, तो हम जानते हैं बस्ती निर्माण के काम की बात करने जा रहे हैं। देखो बस्ती निर्माण, ठीक है ना, तो बस्ती निर्माण की अगर हम बात करें तो हड़प्पा की जो बस्तियां थी पूरी तरीके से क्या थी? नियोजित थी। पूरी तरीके से क्या थी? एक पूरी तरीके से नियोजित बस्ती थी। पूरी तरीके से हड़प्पा की बस्ती कैसी थी? नियोजित बस्ती थी। ठीक है ना, इस बस्ती के नियोजन करने से पहले ना चबूतरे का निर्माण किया जाता था। चबूतरे जो होता था ये ईंटों का बनाया जाता था। चबूतरे किसके बनाया जाता था? ईंटों का। और ये नींव का काम करते थे। ये किसके काम करते थे? नींव का काम करते थे, स्ट्रक्चर्स बनाने का काम करते थे। चबूतरे के निर्माण करने के बाद भवन का सारा निर्माण शहर जो होता था ना, शहर के भवन का निर्माण किया जाता था। ठीक है ना, शहर के भवन का निर्माण किया जाता था चबूतरे के निर्माण करने के बाद। उसके पश्चात क्या किया जाता था? उसके पश्चात बात करते हैं ईंटों की। जो ये नियोजन का जो रूप है, इस नियोजन के रूप में चबूतरे का निर्माण हो गया, शहर का भवन का निर्माण हो गया। उसके पश्चात हम ईंटें भी शामिल थी। ईंटें भी ना एक विशेष प्रकार की जो हड़प्पा की सभी बस्तियों से पाई गई है। ईंटों का निश्चित अनुपात, ठीक है ना, ईंटों का निश्चित अनुपात सभी हड़प्पा बस्तियों से एक निश्चित प्रकार के ईंटों का अनुपात पाया गया है, जिसकी लंबाई और ऊंचाई में ना 4 और 2 का अनुपात मिला है। ठीक है ना, 4 और 2 गुने का अनुपात में मिलता है हड़प्पा की सभी बस्तियों से। तो ये हड़प्पा सभ्यता का क्या था? ये बस्ती निर्माण की प्रक्रिया थी। किस बस्ती निर्माण करने से पहले क्या? सबसे पहले चबूतरे का निर्माण किया जाता है, कि वो नियोजन का एक तरीके से काम कर सके, एक नींव का काम कर सके। उसके बाद शहर का सारा भवन निर्माण का काम किया जाता था। उसके पश्चात इस नियोजन के रूप में ईंटें भी सम्मिलित की जाती थी। और ये ईंटें सभी प्रकार के हड़प्पा बस्तियों से एक विशेष प्रकार के ईंटें मिले हैं, जिसमें लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है 4 और 2 गुना देखा गया। ठीक है, तो ये बस्ती निर्माण की प्रक्रिया हम जानते हैं। इसी बस्ती निर्माण के में एक नाला जो कि हमारा हड़प्पा सभ्यता का एक विशेष पहलू है। नाला इसी बस्ती निर्माण प्रक्रिया में नाला, ठीक है ना, इस सभ्यता का एक अनूठा पहलू था। एक अनूठा जो विशेषता था हड़प्पा सभ्यता के बस्ती निर्माण की प्रक्रिया में, एक अनूठा जो विशेषता था वो था नाले, एक नियोजित जल निकास प्रणाली। नियोजित जल निकास, ठीक है ना। नियोजित जल निकास प्रणाली जो थी हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक थी। जो ये जल निकास जो प्रणाली थी ना, ये बस्ती निर्माण करने से पहले ये नालियों का निर्माण किया जाता था। और जो नालियां थी हड़प्पा सभ्यता की, जो सड़कें हुआ करती थी और जो नालियां हुआ करती थी, ये एक तरीके से ग्रिड पद्धति पे बनाई गई थी। 90 डिग्री का जो एंगल होता है ना, इसके ऊपर बनाई गई थी। पहले नालियों का नियोजन किया गया था कि पहले नालियों का निर्माण किस प्रकार किया जाना, किस तरीके से निकलेगा। उसके बाद ही भवन का सारा निर्माण
किया गया था। ठीक है, तो एक जो ये नियोजित जल निकास प्रणाली हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी एक अनूठा पहलू, सबसे बड़ी एक विशेषताओं में से एक है, और जो भवन निर्माण से पहले ही इसकी तैयारी की जाती थी, जो कि आज की सभ्यता जो है, आज की शहरी सभ्यता के समान है। ठीक है ना। इसके बाद हम बात कर लेते हैं गृह स्थापत्य की। ठीक है, गृह स्थापत्य, ठीक है ना, कला का एक रूप है गृह स्थापत्य कला। ठीक है, तो कुछ गृह स्थापत्य कला है, किस प्रकार की गृह स्थापत्य कला थी, हम बात कर लेते हैं ये मोहनजोदड़ो शहर से ही। तो गृह स्थापत्य कला जो है बेसिकली क्या था, ये निचला शहर में निवास होता था। ठीक है ना, इन निचले शहर में लोग रहते थे, गृह स्थापत्य कला के अंतर्गत निचले शहर में लोग रहते थे, जहां पर ये आंगन में, लोग आंगन में रहते थे, और इस आंगन में खाना बनाना, कटाई करना, चरखे बनाना, ये सारी की सारी जो गतिविधियां थी ये मेन रूप से किया जाता। और ये गृह स्थापत्य में लोग जो थे अपनी प्राइवेसी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। इसीलिए जितने भी भूमि तल पे जो दीवारें हैं, उन दीवारों में हमें खिड़कियां नहीं मिली है, और मेन गेट से ना अंदर की चीजें उसको पूरी तरीके से नहीं देख सकते, यानी कि पूरी तरीके से आप अवलोकन अंदर की चीजों को नहीं कर सकते। ठीक है ना, यानी कि लोग अपनी जो एकांतता है, जो गोपनीयता है, जो रहस्य है, उसको क्या देते हैं, यहाँ पे प्राइवेसी देते थे। इसकी गृह स्थापत्य कला। और बहुत सारे घरों में क्या है ना कि छत पे जाने के लिए हमें सीढ़ियों के साक्ष्य मिले। किसके साक्ष्य मिले हैं, सीढ़ियों के साक्ष्य मिले हैं। और लगभग सभी घरों में तथा हमें कुओं के साक्ष्य भी मिलते हैं। कुएं एक ऐसे घर में बनाए जाते थे ना, जिनसे बाहर से आने वाला जो व्यक्ति, जो राहगीर होता है, वो भी उसका प्रयोग कर सकते थे। ठीक है, तो इसी तरीके से मोहनजोदड़ो में 700 कुओं की संख्या पाई गई है। मोहनजोदड़ो में 700 कुओं की संख्या पाई गई। ठीक है ना, तो ये हमारे कहते हैं एक शहर निर्माण की प्रक्रिया थी, एक नियोजित बस्ती किस तरीके से हड़प्पा में थी कि पहले चबूतरे का निर्माण किया जाता था, फिर उसके बाद भवन निर्माण किया था, फिर ईंटें शामिल थी, गृह स्थापत्य कला था, और ये जल निकास प्रणाली पूरी तरीके से थी। अब हम देखते हैं, क्या किसी भी संस्कृति विशेष में, किसी भी सभ्यता में कोई सामाजिक और आर्थिक भिन्नताएं देखने को मिलती है? तो जी बिल्कुल, किसी भी सभ्यता में ना, किसी भी सभ्यता में हमें किसी भी सामाजिक आर्थिक भिन्नताएं, सामाजिक तथा आर्थिक भिन्नताएं, आर्थिक भिन्नताएं, ठीक है ना, सामाजिक तथा आर्थिक भिन्नताएं, क्या किसी भी सभ्यता में सामाजिक और आर्थिक भिन्नता देखने को मिलती है? बिल्कुल, हड़प्पा सभ्यता में भी जो समाज होता वो बिल्कुल आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से बटा हुआ था, उसमें विभिन्नताएं भी थी। इस विभिन्नता को जानने का जो क्रम क्या है, जानने का तरीका क्या है, जो एनसीईआरटी किताब है उसके अकॉर्डिंग हमारा पहला लिख देते हैं हम समाधान। ठीक है ना, समाधान। तो समाधान क्या था? समाधान का मतलब होता है कब्र। कब्रों के माध्यम से जाना जा सकता है कि समाज में अमीर, गरीब, धनाढ्य या निम्न वर्ग के जो लोग हैं उसके बारे में भी जान सकते हैं। ठीक है ना, तो पहले बात करते हैं समाधान की। देखो मिस्र का है जो समाधान है, समाधान। ठीक है ना, समाधान का मतलब होता है कब्र, जहां पे इंसानों को लेटाया जाता है मरने के उपरांत में। ठीक है ना, तो समाधान जो मिस्र के जो विशाल जो पिरामिड है वो राजकीय समाधान है, यानी कि वहां पर राजाओं को दफनाया गया, और राजा को दफनाने के क्रम में वहां पे बहुत ही भारी संख्या में, भारी मात्रा में धन संपत्ति को, आभूषण को दफनाया गया। तो इससे पता चलता है कि जो हमारे जिन समाधान के कब्रों से हमें ये भारी मात्रा में जो हमें धन संपत्ति, आभूषण, मन के सोने चांदी मिलते हैं, इसका मतलब वो कोई राजकीय समाधान है, या फिर वो धनाढ्य वर्ग, जो समाज का धनाढ्य वर्ग का जो प्रतिनिधित्व करता है उसका हो सकता है। और जहाँ से कुछ नहीं मिलती, जहाँ से एक सामान्य वस्तु मिलती जो रोजमर्रा के जीवन की, वो एक निम्न वर्ग के व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये समाधान इस प्रकार से इसके माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है ना, हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में भी जो समाधान मिले उनमें मृतकों को बिल्कुल गर्त में लिटाया गया है। गर्तों में, कुछ गर्तों पर ईंटे की चुनाई की गई, ईंटे की विभिन्न प्रकार की क्रिया की गई है। ठीक है ना, तो इससे भी पता चलता है कि वहां पे क्या सामाजिक रूप से क्या विभिन्नता है। ठीक है, और इसी प्रकार से 1980 में हड़प्पा सभ्यता के स्थल में एक मानव के जो खोपड़ी के समक्ष में शंख के 3 छल्ले, ठीक है ना, शंख के 3 छल्ले 1980 में मानव के खोपड़ी के पास में शंख के 3 छल्ले और जैस्पर जैसे उपरत्न मिलने के संकेत। ये भी क्या, ये भी कहीं ना कहीं समाज में जो विभिन्नता होती है उसको वो दर्शाता। दूसरा हमारा तरीका क्या है सामाजिक विभिन्नता को जानने के, जानते हैं समाधान। दूसरा हमारा विलासिता की वस्तु है। क्या हमारा दूसरा है? विलासिता की वस्तु है। ठीक है ना, विलासिता की वस्तु। विलासिता की वस्तु का मतलब होगा लग्जरियस चीज है। ठीक है ना, मतलब जो पुरातत्वविद है वो सारी के सारी जो पूरा वस्तुएं हैं उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करके रखते हैं। ठीक है, 2 तरीके से बांटते हैं। पहला उपयोगी,
पहला क्या करते हैं, उपयोगी, ठीक है ना। पहला हमारा उपयोगी, जो सामान्यतः हड़प्पा के सभी स्थलों से मिले उपयोगी वस्तु, जिनका उपयोग लगभग सभी वर्ग के लोग करते थे, ठीक है ना। इसमें हमारा क्या कहते हैं, मृदभांड हो गया, सुइया हो गया, झावा हो गया, ये सारी ये लगभग हड़प्पा के सभी स्थलों से, सभी वस्तुओं से हमें मिला है। दूसरा हमारा है पुरातत्व जो है हमारा विलासिता की वस्तु, इसमें हमारा एक क्या कहते हैं, जिसका उपयोग केवल धनाढ्य वर्ग के लोग करते थे, ठीक है ना। इसमें हमारा कीमती पत्थर हो गया, ठीक है, कीमती पत्थर हो गया, आभूषण हो गया, तो ये सारे के सारे जो चीजें, ये सारे के सारे क्या है, विलासिता की वस्तु की चीजें। तो जिन स्थलों से विलासिता की वस्तुएं, जिन स्थलों से विलासिता की वस्तुएं ज्यादा संख्या में मिले हैं, ऐसा माना जाता है कि वो जो समाज है, वो क्षेत्र है, आर्थिक दृष्टि से संपन्न माना जाता है, धनाढ्य माना जाता है। और जहाँ पे ऐसी वस्तुएं नहीं मिले हैं, ना के बराबर मिले, वहाँ पे वो जो वर्ग है, समाज है, या फिर जो एरिया है, वो निम्नतर, यानी कि उसको निम्न लोअर वर्ग में, यानी कि वो आर्थिक दृष्टि से उतना संपन्न नहीं था। तो इन आधार पे हम कह सकते हैं कि एक तरीके से क्या है कि समाज में, तत्कालीन समाज में, उस संस्कृति में भी क्या था, समाज में आर्थिक और सामाजिक भिन्नताएं देखने को मिलता है, ठीक है ना। इसी बात पे हम, ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं। एक हमारा मेन टॉपिक है अब हमारा शिल्प उत्पादन, ठीक है ना। एक हमारा टॉपिक है शिल्प उत्पादन, ठीक है, शिल्प उत्पादन। ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग टॉपिक बाई टॉपिक में करा रहा हूँ, ठीक है ना। ये आपको एनसीईआरटी की किताब में हिस्ट्री में मिल जाएगा, ये बिल्कुल टॉपिक है, बिल्कुल क्रम से है, ठीक है। अब शिल्प उत्पादन की बात कर लेते, ठीक है। देखो शिल्प उत्पादन में ना एक बस्ती थी हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की एक बस्ती थी चनहुद्रो। कौन सी थी, चनहुद्रो, ठीक है। चनहुद्रो कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। चनहुद्रो कहाँ पे, पाकिस्तान में। और ये हड़प्पा सभ्यता की ऐसी बस्ती जो, ये बस्ती पूरी तरीके से शिल्प उत्पादन के काम में लगी हुई थी। इस बस्ती की अगर हम बात करें 7 हेक्टेयर, इस 7 हेक्टेयर की बस्ती थी जो पूरी तरीके से शिल्प उत्पादन के काम में लगी हुई थी। इसके विपरीत अगर हम बात कर लेते हैं मोहनजोदड़ो की, किसकी बात कर लेते हैं, मोहनजोदड़ो की, ठीक है ना। मोहनजोदड़ो की, तो मोहनजोदड़ो 125 हेक्टेयर, मोहनजोदड़ो जो थी 125 हेक्टेयर की बस्ती थी, और ये 7 हेक्टेयर की बस्ती थी। ये पूरी तरीके से शिल्प उत्पादन के काम में लगी हुई थी। कौन, चनहुद्रो, ठीक है ना। अब बात करते हैं शिल्प उत्पादन होता क्या है। देखो शिल्प उत्पादन जो काम है, शिल्प उत्पादन के अंतर्गत क्या आता है ना, शिल्प उत्पादन के अंतर्गत हम जानते हैं मुहर बनाना, क्या, मुहर बनाना। शिल्प उत्पादन कार्यों के अंतर्गत मुहर बनाना, मनके, मनके बनाना, ठीक है, बांट बनाना, ठीक है, बांट बनाना, धातु कर्म, ठीक है ना, धातु कर्म, और शंख की कटाई, शंख की कटाई आदि क्रियाएं सारे के सारे शिल्प उत्पादन के अंतर्गत आती थी। तो शिल्प उत्पादन होता कैसे था, तो शिल्प उत्पादन करने के लिए ना हम विभिन्न प्रकार के जो पत्थर हो गया, तांबा हो गया, कांसा हो गया, और सोने जैसी धातु का प्रयोग करते थे। और पत्थरों में भी विशेष क्या हो गया, कॉर्नेलियन पत्थर। कॉर्नेलियन जो था एक लाल रंग का पत्थर होता था, ठीक है ना। बात करते हैं कि ये किस तरीके से शिल्प उत्पादन होता था। शिल्प उत्पादन में भी मेन हम जान लेते हैं, जैसे कि मानते हैं मनके बनाना। मनके बनाना भी क्या है, शिल्प उत्पादन के अंतर्गत आता है। इस मनके को कैसे बनाया जाता था, तो इसके लिए पत्थर, ठीक है ना, पत्थर हो गया, ठीक है ना, तांबा हो गया, पत्थर हो गया, तांबा हो गया, ठीक है, कांसा हो गया, कांसा भी एक धातु ही होता था। इसी के बात कर लेते हैं हम सोना, सोने जैसी धातु हो गया। तो इन सभी के द्वारा हम बनाते थे, किसको, मनके बनाते थे। इसमें हमारा पत्थर में बेसिकली हमारा आ जाएगा कॉर्नेलियन पत्थर। ये लाल रंग का पत्थर होता था, जो कि गुजरात के भड़ौत से, गुजरात के भड़ौत से मंगाया जाता था। सेलखड़ी नामक पत्थर होता था। सेलखड़ी नामक पत्थर के चूर्ण को पीस के सांचे में ढाल के और मनके के विभिन्न आकार में बनाया जा सकता था, ठीक है ना। आयताकार, गोलाकार, खंडाकार, खंडित रूप से भी बनाया जा सकता था, ठीक है। मनके बनाने का क्रम क्या था, मनके बनाने के लिए सबसे पहले पत्थर को तोड़ा जाता था, तोड़ के उसको अपरिष्कृत रूप में तोड़ दिया जाता था। तोड़ने के बाद उसको तोड़ने के बाद उसके ऊपर जो घिसाई पिटाई की जाती थी बढ़िया, उसको सल्ले रूप से दिया जाता था। मन के पत्थर को अपरिष्कृत रूप में तोड़ के उसको सल्ले चिकनाई दी जाती थी, तोड़ा जाता था। फिर उसके बाद उसके ऊपर घिसाई पिटाई, फिर उसको पॉलिश करने के बाद उस पत्थर में छेद करने के बाद में वो पूरा मनके बनाने की जो प्रक्रिया थी वो पूरी हो जाती थी, पत्थर में छेद करने के बाद, ठीक है ना। तो ऐसे ही मनके में छेद करने के जो उपकरण कहाँ से, तो ये हमें मिले बेसिकली कहाँ से, क्या कहते हैं, धौलावीरा, ठीक है ना। धौलावीरा हो गया, धौलावीरा हो गया, लोथल हो गया,
इन सब जगहों से मनकों में छेद करने के उपकरण मिले, ठीक है ना। और नागेश्वर हो गया, बालाकोट हो गया, इन ये सारी की सारी क्या समुद्र के आसपास की बस्ती, यहाँ से हमें शंख के अवशेष मिले हैं, क्योंकि समुद्र के किनारे बसते, जिस जगह पे समुद्र होगा उसी जगह पे हमें शंख जैसी वस्तु देखने को मिलेगी। इन शंख से बनने वाली जो वस्तुएं होती थी उसमें हमारा पच्चीकारी हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये चूड़ियाँ हो जाएगा, ये सारी की सारी वस्तुएं थी, ठीक है। तो इस तरीके से लोथल हो गया, लोथल में क्या है, मनकों में छेद करने के उपकरण हमें देखने को मिले हैं, ठीक है। तो मनके में छेद करने के उपरांत ये पूरी की पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाती थी, ठीक है। पहले हमें पत्थरों को तोड़ना पड़ता था, फिर उसको शल्य रूप देना पड़ता था, फिर घिसाई पिटाई, फिर पॉलिश करना, फिर उसमें छेद करने के बाद ही पूरी प्रक्रिया हो जाती थी। और मनके कैसे बनाए जाते थे, पत्थरों से। पत्थरों में भी हमारा हो गया क्या कहते हैं, कॉर्नेलियर पत्थर, क्वार्ट्ज पत्थर, स्फटिक पत्थर, ठीक है, सेलखड़ी हो गया, उसमें हमारा तांबा, कांसा, सोना, और ये सोना जैसी धातु और मिट्टी से बनाया जाता था। इसी में एक इंपॉर्टेंट जो हमारा प्रश्न बनता है वो बनता है हमारा फायांस। फायांस क्या होता है, ठीक है ना। फायांस, फायांस क्या होता है, फायांस बेसिकली क्या है, ये घिसी हुई रेत। फायांस जो होता था वो घिसी हुई जो रेत होता है, घिसी हुई रेत, बालू और चिपचिपे पदार्थ से फायांस बनाया जाता है। फायांस हालांकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता था। फायांस के जो पात्र होते थे, पात्र का मतलब होता है वस्तु जिसमें चीजों को रखा जाता है, तो फायांस के जो पात्र होते थे उसको बहुत ही महत्वपूर्ण और मूल्यवान समझा जाता था, ठीक है ना। तो फायांस आ सकता है पेपर में, फायांस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये जो क्लास है, 12th क्लास के बच्चे जो आने वाले हैं, जो भी एग्जाम देने वाले, फिर सीयूटी का जो एग्जाम देने वाले, उनके लिए चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूरी के पूरे लाइन बाई लाइन एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ मैं। क्लास 12th हड़प्पा सभ्यता जो कि हमारा पहला चैप्टर है, तो इसके आगे का जो टॉपिक है वो मैं अगली वीडियो में लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर ले, ठीक है ना। तो आगे वाले लेक्चर में, बस आगे के एक लेक्चर में भी चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, और मैं इसी तरीके से सारे जो चैप्टर है उसका लेक्चर ऐसे 2-3 पार्ट में करा दूंगा, ठीक है ना। सब्सक्राइब करें।